तो लास्ट लेक्चर में भाई अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ चीजें पढ़ ली थी थर्मोडायनेमिक्स में, और मैंने आपको काफी सारी प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन दिया था ना, जिसमें से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी, है ना। कैसे आइडेंटिफाई करना ये भी बताया था, है ना। तो ये डिस्कस कर ले अपन, क्या क्या इंटेंसिव है क्या क्या एक्सटेंसिव है। कर तो लिया होगा सबने सवाल, मेरे को लग रहा है ना। बिल्कुल, आ जाओ। सो लेट्स डिसाइड वन बाय वन। तो भाई वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, ये हमने डिसाइड कर लिया था। मास को क्या लिखना है? एक्सटेंसिव। मोल्स को क्या लिखना है? एक्सटेंसिव। बिल्कुल सही बात है। टोटल हीट कैपेसिटी, वैसे तो मैं हीट कैपेसिटीज आपको बताऊंगा, बट टोटल हीट कैपेसिटी पता है क्या किसी को? नहीं पता है, चलो ये एक्सटेंसिव होता है। हीट कैपेसिटी कुछ बच्चों ने शायद हो सकता है पढ़ा हो कि टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। वी विल राइट, मैं आपको लिखवा दूंगा। तो किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं अपन हीट कैपेसिटी। तो अभी टोटल हीट कैपेसिटी मतलब जितना सब्सटेंस उस पूरे का टेम्परेचर, तो अब सब्सटेंस ज्यादा ले लोगे तो हीट ज्यादा देनी पड़ेगी, हाँ या ना। जैसे 1 गिलास पानी को गर्म करना है, उसको 1 डिग्री से हीट करना है तो हीट कम चाहिए, लेकिन अगर 2 गिलास पानी है तो हीट डबल लगेगी। तो टोटल मतलब क्वांटिटी, जो पूरी क्वांटिटी, उस पूरी क्वांटिटी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो टोटल हीट कैपेसिटी है, तो वो एक्सटेंसिव है ना। इसमें मैंने नीचे एक चीज लिखी है, मोलर हीट कैपेसिटी, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन ने कहा था बच्चों कि टोटल हीट कैपेसिटी इस पूरे सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, है ना। मोलर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगी क्या? भाई आपने 1 गिलास पानी लिया या 2 गिलास पानी लिया, 10 गिलास पानी लिया, कितना भी लिया हो, 1 मोल पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए क्या हर केस में अलग अलग हीट चाहिए? नहीं चाहिए ना भाई। आप टोटल क्वांटिटी कितनी भी ले लो, है ना, टोटल क्वांटिटी आप कितनी भी ले लो, पर मोल पे अगर बात आ गई, मोलर मतलब पर मोल, तो पर मोल की हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल अमाउंट टेकन, हाँ या ना। जैसे डेंसिटी क्या होती है? भाई डेंसिटी जो आपने कही थी ये क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम का मास जो होता है वो टोटल मास कितना भी लो उससे इंडिपेंडेंट आता है। वैसे ये बात हो गई कि टोटल क्वांटिटी कितनी भी लो, पर मोल की जो हीट है वो इंडिपेंडेंट है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो आएगी, ये क्या आ जाएगी? इंटेंसिव, बिल्कुल, है ना। अभी बाकी आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, सबकी डेफिनेशंस लिखवाऊंगा, बट ये टर्म्स आगे आएंगे इस चैप्टर में। बट इंटेंसिव एक्सटेंसिव यहाँ पढ़ रहे हैं इसलिए हम इनको लिख लेते हैं, जिससे आपको बार बार चेक नहीं करना पड़े। अच्छा, टेम्परेचर पे आते हैं वापस। लेट्स कम बैक टू टेम्परेचर। हाँ भाई, टेम्परेचर का क्या है? इंटेंसिव है, सही बात है। प्रेशर का क्या है? इंटेंसिव है। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का क्या है? इंटेंसिव है ना। सही बात है। बॉइलिंग पॉइंट? इंटेंसिव, वेरी गुड। विस्कोसिटी? इंटेंसिव, सही बात है। फ्रीजिंग पॉइंट? इंटेंसिव, वेरी गुड। पीएच? इंटेंसिव ही आएगा, टोटल क्वांटिटी से फ्री है मतलब। पीएच इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन का मेजरमेंट, राइट। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव है तो पीएच भी इंटेंसिव ही आएगा, है ना। भाई पीएच अल्टीमेटली इज द मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव है तो ये भी इंटेंसिव होगा। मतलब क्या है कि आपने अगर एक कंटेनर के अंदर कुछ पीएच का सॉल्यूशन ले लिया, तो इस कंटेनर के दो हिस्से करने पे पीएच आधा होगा क्या? नहीं होगा, तो इंटेंसिव ही रहेगा ना। बिल्कुल। अच्छा, ये टोटल इंटरनल एनर्जी भाई, ये क्या होगी? इंटरनल एनर्जी भी सिखाऊंगा वैसे, बट टोटल इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, तो ये इंटेंसिव हो सकती है क्या? मतलब किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है।
तो अगर सिस्टम के दो हिस्से करोगे तो दोनों हिस्सों की एनर्जी मतलब उतनी रहेगी क्या पहले जितनी थी? बदलेगी ना भाई, टोटल एनर्जी तो कम हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सटेंसिव। अब गिब्स फ्री एनर्जी के लिए तो मुझे बहुत कुछ बताना पड़ेगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ये एक्सटेंसिव है। ये इस चैप्टर के एंड में अपन लोग पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी का नाम का एक टर्म अपन थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे। तो इसको मैं तब समझा दूंगा कि ये एक्सटेंसिव क्यों आ रहा है ना, क्योंकि इसको इतने आसानी से ऐसे नहीं बोल सकते कि क्या है ये। इसके लिए और भी पीछे में बहुत सारे टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। बट इट इज एक्सटेंसिव है ना, एनर्जी अगर सिस्टम की है टोटल पे है तो जनरली एक्सटेंसिव ही रहेगी, है ना। तो पर मोल पे कोई चीज डिफाइन कर दोगे, पर यूनिट पर मास को डिफाइन कर दोगे तो वो इंटेंसिव हो जाता है। ये बात समझ में आई? इसको मैं एज अ नोट भी लिखवा देता हूं आपको, इसको एज अ नोट लिख लो इसके नीचे। नोट। नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम। ठीक है, वो भी चलो लिखवा ही देता हूँ, एक सेकंड रुको। ये 15th तक लिख लिया तो 16th भी लिख लो तुम लोग, चलो। राइट डाउन 16th एज वेल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये आपका आएगा इंटेंसिव। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम। तो मोलर वाज पर मोल, दिस इज पर ग्राम। तो पर ग्राम की हीट कैपेसिटी भी उतनी आएगी, सिस्टम टोटल कितना ही बड़ा हो, उसमें 1 ग्राम देखोगे तो उसकी हीट कैपेसिटी तो उतनी आनी है। तो ये मैं आपको नोट में भी लिखवा देता हूँ ये वाली बात। राइट डाउन इट इन द नोट कि क्वांटिटी इज डिफाइंड ऑन पर यूनिट ऑफ समथिंग। क्वांटिटी इज डिफाइंड ऑन per unit of any other quantity in bracket like per mole, comma per gram, comma per unit volume, etc. will be intensive। तो कोई भी चीज अगर पर यूनिट पे डिफाइन कर दी आपने तो वो इंटेंसिव हो जाती है। जैसे यही बातें लिख लेते हैं अपन, डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, इंटेंसिव होता है। मोलर हीट कैपेसिटी जो आपने लिखी, दिस इज हीट कैपेसिटी पर मोल, तो ये भी इंटेंसिव होगा। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज हीट कैपेसिटी पर ग्राम, तो ये भी इंटेंसिव हो जाता है ना। तो एनीथिंग विच इज डिफाइंड ऑन per unit of something else will become intensive। लिखा सबने? ठीक है।
अब इसके बाद अपन एक नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे अगर कहीं आपको ये वर्ड मिले कि सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। जैसे आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोबेरिक क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये टर्म्स आएंगे आपको कई बार। वो आपको क्वेश्चन बोल देगा भाई आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो नेक्स्ट सब हेडिंग आपको लिखनी है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसमें लिखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, when there is no change in any observable or measurable, when there is no change in any observable or measurable property of a system, with time, comma, then the system is said to be in thermodynamic equilibrium. Then the system is said to be in thermodynamic इक्विलिब्रियम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में thermodynamic equilibrium consists of number one, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ये आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, पढ़ा है ना। नेट फोर्स जीरो होता है जब किसी सिस्टम पर, है ना। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं तो उसमें कई सारे इक्विलिब्रियम अज्यूम, मतलब अगर कहीं कहा गया है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा सिस्टम की ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी में। तो उसके लिए कौन कौन से इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करना पड़ेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम होना पड़ेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि हीट फ्लो या टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। सही बात है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो हीट फ्लो नहीं होगा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए सिस्टम के। और थर्ड जो हमने पढ़ा था अभी पहले ही कुछ चैप्टर्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है इस टाइप से, मान लें अगर, और यहाँ गैस फिल्ड है, तो इसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर इक्वल हो, टेम्परेचर अंदर का और टेम्परेचर बाहर का इक्वल हो, और यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो। क्योंकि या तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो या नो नेट केमिकल रिएक्शन हो, देयर इज नो नेट केमिकल रिएक्शन। तो अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल दिया है तो ये तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ये बात समझ आ रही है। तभी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं, उसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं, और उसमें कोई नेट केमिकल रिएक्शन नहीं। This is how you define a thermodynamic equilibrium when the system has these three individual equilibriums
we can say that system is in thermodynamic equilibrium. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। तो वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, बट कुछ कॉमनली ऑब्जर्व्ड प्रोसेस जो हमारे काम आएंगे वो हमको डिफाइन कर लें। नंबर ऑफ प्रोसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो लिखो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। टाइप्स ऑफ thermodynamic processes। तो उसमें लिखो देयर कैन बी इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। देयर कैन बी infinite types of thermodynamic processes, comma, out of these a few important ones are number one, isothermal process। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर। वेरी गुड प्रेशर बेटा। तो जिसमें टेम्परेचर हमेशा सेम रहे, टेम्परेचर हमेशा सेम रहे मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे कह सकते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, dt हमेशा जीरो होगा। dt इज चेंज इन टेम्परेचर इन एनी स्मॉल इंटरवल। कभी भी किसी भी इंटरवल में आप देखोगे तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो ही आएगा, आएगा। तो पूरे प्रोसेस के दौरान, जैसे मान लो आपको प्रोसेस बहुत लंबा था, उस प्रोसेस के दौरान आप कहीं भी देख लो, स्टार्टिंग से एंड के बीच में कहीं भी देख लो, एनीवेयर, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू एंड समवेयर हियर, आप कहीं भी देख लो, dt इज ऑलवेज जीरो। जब dt हमेशा जीरो होगा तभी हम कह पाएंगे कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। और अगर dt जीरो है तो डेल्टा टी भी जीरो होगा। डेल्टा टी मतलब मान लो ये t1 था और ये t2 था, तो आपका डेल्टा टी होगा t2 माइनस t1। तो अगर हर वक्त चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो t1 t2 क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। t1 t2 सेम होगा तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया है आपको तो ये सब बातें हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt जीरो है, डेल्टा टी जीरो है। वी कैन से ऑल ऑफ दैट, है ना। ये सब कुछ कह सकते हैं। ठीक है। सेकंड लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक पता है किसी को क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है आइसो, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। बिल्कुल सही है प्रेशर बेटा। आइसोकोरिक स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम या सेम वॉल्यूम। आइसो refers to same। तो here volume is constant, therefore dv, change in volume, will be zero, delta v will be zero। फिर थर्ड is isobaric process।
आइसोबैरिक इज कांस्टेंट प्रेशर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे हम कहेंगे प्रेशर इज कांस्टेंट विच गिव्स यू dp इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा p इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये आपके लिए हो सकता है थोड़ा नया हो। यू हैव एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक में क्या होता है? अच्छा पता है, अरे वाह। हाँ, हीट एक्सचेंज जीरो होगा, बिल्कुल। तो क्यू जीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस इज क्यू इक्वल टू जीरो। तो एडियाबेटिक कंटेनर तो अपन ने पढ़ा था, बट एडियाबेटिक प्रोसेस कहीं बोल दिया है तो क्यू इक्वल टू जीरो है, हीट एक्सचेंज इज जीरो, ये लिखेंगे अपन। और फिफ्थ इज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो दिस इज अ मोर जनरल टर्म, साइक्लिक प्रोसेस। बट साइक्लिक प्रोसेस की कुछ कंडीशंस होती हैं। साइक्लिक प्रोसेस में लिखो, अ सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस ऑल मे और मे नॉट वेरी, जयराज, इट डिपेंड्स। कुछ चीजें वेरी कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप के साइक्लिक प्रोसेस है। लेकिन कुछ बातें हम जरूर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंजेस, a series of changes and comes back to its initial state, and comes back to its initial state, full stop। बिल्कुल, तो जहां से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुंच जाते हो, तो वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। फुल स्टॉप। चेंज इन स्टेट वेरिएबल्स इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज ऑलवेज जीरो। चेंज इन state variables in initial and final state is always zero। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम बना लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस के। तो साइक्लिक प्रोसेस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बना रहे हैं। यू कैन हैव अ प्रोसेस like this, so you have A, B, C and A। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। या A to B and B to A। You can have A, B, C, D and वापस A। तो these are all examples of cyclic processes। इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम लोगों से।
हाँ बिल्कुल, तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है कि व्हेन यू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम समवेयर, कुछ चेंजेस लेके आए बट अल्टीमेटली वापस आप वहीं पहुंच गए। तो इन एनी साइक्लिक प्रोसेस यू मे ट्रैवल या यू मे अंडरगो सर्टेन चेंजेस बट यू गेट बैक टू द सेम प्लेस। बहुत तरीके से बनाया जा सकता है साइक्लिक प्रोसेस, ऐसा भी हो सकता है यू कैन हैव लाइक दिस, यू मे हैव अ प्रोसेस लाइक दिस। तो टाइप्स कुछ भी हो सकते हैं बट यू बेसिकली ये कहना है कि इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस आर सेम, है ना। एक स्टेटमेंट में लिख दें तो यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, ऐसा करके लिख देते हैं। इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम। अब लिखते हैं क्वेश्चन, लिखें, तो लिखो। A system was observed having state वेरिएबल्स P, V, T। तो प्रेशर P था, वॉल्यूम V थी और टेम्परेचर T था। एट सम टाइम T इक्वल टू जीरो कह रहे हैं इसको। A system was observed having state variables P, V, T at some time T equal to 0, and then again after a long time period the state variables were measured to be P, V, T, comma, observed after 24 hours, ऐसा लिख दो, observed after 24 hours. Then from these observations, which of the following can be said with certainty for the system? Number one, delta T equal to 0. Second, delta P equal to 0. Third, delta V equal to 0. Fourth, dt equal to 0. Fifth, dp equal to 0. Sixth, dv equal to 0. Seventh, hmm,
क्यू इक्वल टू जीरो। क्या क्या कह सकते हैं भाई हम इसके बारे में? ठीक है प्रेशा बेटा। ऑल ऑफ द अबव, अच्छा। ओके, काफी लोगों का आंसर आया ऑल ऑफ द अबव। कौस्तुभ, चयन, हिमांशी। ओके, सुजल ठीक है बेटा। कुमुद इज सेइंग ऑल, प्रगति सेइंग ऑल, आदित्य सेइंग ऑल ऑफ द अबव। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, रुक जाओ। लिख लिया क्या सबने? ऑल एक्सेप्ट वन। श्रेया इज सेइंग 1 2 3 and 7। अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। एक काम करो, सेवन्थ को तुम डी क्यू इक्वल टू जीरो कर दो, ठीक है? तो तुमको और आसान हो जाएगा। लेट्स डू इट डी क्यू इक्वल टू जीरो। क्यू इक्वल टू जीरो की जगह डी क्यू इक्वल टू जीरो। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ जो इस सवाल से थोड़ा सा रिलेटेड है। एक्सेप्ट वन बोल रहे हैं काफी लोग। अच्छा सुनो 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 तो सही, बात तो सुनो मेरी। लिसन ये, ये आपका घर है ना? इसमें गेट है, हो सकता है कुछ पेड़ लगे हों, ऊपर से टॉप व्यू है, ठीक है? ये आपके पड़ोसी का घर है, और यहाँ आपका स्कूल है। पर पड़ोसी के घर के आगे कोई गाड़ी खड़ी है। अब आप सुबह सुबह यहाँ से गए, आपने देखा गाड़ी खड़ी हुई है, आप चले गए स्कूल। अब आप यहाँ स्कूल में रहे, काफ़ी सारी देर रहे, फिर कुछ 5 6 घंटे बाद आप वापस आए, और आपने देखा कि गाड़ी अभी भी खड़ी है, और आप घर चले गए। तो क्या आप ये कह सकते हो क्या कि गाड़ी दिन भर यहीं खड़ी रही थी? हाँ कह सकते, कैसे कह सकते हैं? सुबह खड़ी थी और तुम आए हो तब खड़ी है। दिन भर खड़ी थी, तुम्हें कैसे पता? स्कूल के अंदर से दिख रहा था क्या? नहीं दिख रहा था, बहुत दूर है स्कूल है। क्या बोध कैसे हो सकता है, हाँ या ना कैसे हो सकता है? ऐसे थोड़ी कह सकते हैं, सर्टेनिसिटी से थोड़ी कह सकते हैं कि गई थी कि नहीं गई थी। बट तुमसे ये बोला जाए कि गाड़ी सुबह जहां खड़ी थी अभी भी वहीं खड़ी है, हाँ या ना? तो डे चेंज इन पोजीशन, इनिशियल और फाइनल जीरो कह सकते हैं। बट क्या सुबह से अब शाम, शाम तक या दोपहर तक जब भी तुम वापस आए तब तक चेंज इन पोजीशन हमेशा जीरो था क्या? नहीं था। तो तुम्हें ये पता है कि भाई सिस्टम इनिशियली जहां था फाइनली वहां है, तो डेल्टा टी जीरो है, डेल्टा पी जीरो है, डेल्टा वी जीरो, ये हम कह सकते हैं। बट 24 घंटे के अंदर सिस्टम गर्म नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ, ये थोड़ी हमें पता है। हमको तो ये पता है कि कल जिस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे था, आज उस टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम पे हो सकता है बीच में गर्म हुआ हो, बीच में ठंडा हुआ हो, प्रेशर बढ़ा हो, प्रेशर कम हुआ हो, वॉल्यूम बढ़ी हो, वॉल्यूम कम हुई हो। तो इसको हम डी टी जीरो, डी पी जीरो, डीवी जीरो नहीं कह सकते ना। इसके लिए तुमको पूरे टाइम मेजरमेंट लेके रखना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली देखना पड़ेगा, तभी कह सकते हैं। और डी क्यू भी जीरो नहीं कह सकते। डी क्यू मैंने इसलिए कह दिया था कि भाई किसी भी वक्त हीट एक्सचेंज नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपने अभी ऑब्जर्व किया सिस्टम को और फिर 24 घंटे बाद ऑब्जर्व किया, तो सिर्फ आप इनिशियल और फाइनल बता सकते हो, बीच का कुछ नहीं कह सकते आप कि बीच में सिस्टम के साथ क्या हुआ। है ना? तो इनिशियली टेम्परेचर टी था, फाइनल टेम्परेचर टी है, तो डेल्टा टी जीरो।
इनिशियली प्रेशर पी था, फाइनली प्रेशर पी है तो डेल्टा पी जीरो। इनिशियली वॉल्यूम वी थी, फाइनली वॉल्यूम वी है तो डेल्टा वी जीरो। ये कह सकते हैं, बट डी टी डी पी डी वी पे कुछ नहीं कह सकते अपन। ये बात समझ आ रही है? तो ये फर्क है dt और डेल्टा टी में। आइसोथर्मल का भी आपको ऐसा लिख के दे दिया कि डेल्टा टी जीरो है, तो क्या इसको आइसोथर्मल कह सकते हैं क्या? कि सर ये आइसोथर्मल होगा ही होगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, है ना। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम है, बट ये नहीं कहा है कि टेम्परेचर हमेशा सेम है। लेकिन अगर ऐसा लिख के दे दिया डी टी जीरो, तो इसको क्या कहेंगे हम? आइसोथर्मल। ठीक है, तो याद रखना आइसोथर्मल की कंडीशन डी टी जीरो है, डेल्टा टी जीरो नहीं है। कि कभी भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर सेम होना इज नॉट आइसोथर्मल। ऑल राइट, आगे बढ़े। बेटा हीट एक्सचेंज, श्रेया देखो यहाँ पे हीट एक्सचेंज के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते ना अपन। मान लो देखो आपने सिस्टम लिया था, सुनना बात को। आपने मान लो एक काम किया आपने, एक क्लोज्ड बॉटल ऑफ कोक ही मान लो, है ना, मान लेते हैं। एक क्लोज्ड बॉटल ऑफ कोक ले ली, और उसको आपने मेजर किया, टेम्परेचर टी, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी। अब ये रूम में रखी हुई थी, रात को रूम रूम का टेम्परेचर कम हुआ, लेट्स से रूम का टेम्परेचर यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस था। रात को रूम का टेम्परेचर घट के जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो टेम्परेचर कम हो गया। तो इस इसका टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, इसका टेम्परेचर कम हुआ होगा, तो क्या इसने हीट दी होगी बाहर? दी होगी या नहीं दी होगी? है ना, तो इसने कुछ हीट दी, तभी तो ये ठंडी हुई। फिर अगले दिन तक टेम्परेचर रूम का वापस बढ़ गया, 27 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, तो इसने वापस क्या किया होगा? हीट ली होगी उतनी, 20 से 27 जाने के लिए। तो टोटल हीट एक्सचेंज जीरो आएगा, बट डी क्यू जीरो ये नहीं कह सकते हम कि कभी भी हीट नहीं ली इसने, ऐसा कभी नहीं कह सकते हम। अगर रूम ठंडा हुआ होगा तो बॉटल भी ठंडी हुई होगी, है ना। तो इस टाइप के एग्जाम्पल की वजह से हम इसको हमेशा जीरो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा कोई केस हुआ तो क्यों, कुछ ना कुछ रहेगा भाई, उसने कभी हीट ली होगी, कभी लूज की होगी। आगे बढ़ते हैं, इस टाइप की बहुत सारी चीजें अपन और समझेंगे। सिस्टम कब ठंडा होता है, कब गर्म होता है, कैसे ठंडा होता है, कैसे गर्म होता है, ये सब समझना है इस चैप्टर में अपने को, है ना। हाँ, मतलब डेल्टा क्यू जीरो कह सकते हैं कि मतलब टोटल हीट एक्सचेंज जीरो, बट वो डेल्टा क्यू नहीं लिखते, फिर अपन उसको क्यू लिखते हैं, हीट एक्सचेंज जीरो। तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया था, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो डी क्यू जीरो तुम नहीं कह सकते, वो हमें पक्का पता है कि डी क्यू तो डेफिनेटली जीरो नहीं है, दिस इज फॉर श्योर। लिखा सबने? आगे बढ़े, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें पता करनी है, इतनी आसानी से थोड़ी। तो अब क्यू का साइन, हीट जो है उसका साइन लिखना सीखेंगे अपन। और एक काम और करता हूं मैं तुमको, साइन कन्वेंशन पहले बताऊं या जीरोथ लॉ पहले बताऊं? चलो साइन कन्वेंशन पहले पढ़ लेते हैं, जीरोथ लॉ तो ज्यादा काम नहीं आती, मोस्टली एक सिंपल सा स्टेटमेंट ही है। तो थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में हम क्या साइन कन्वेंशन लेके चलेंगे ये सीखते हैं, क्योंकि आगे हमको उनका जरूरत पड़ेगी कि कब वर्क को पॉजिटिव लिखना है, कब वर्क को नेगेटिव लिखना है, कब हीट को पॉजिटिव लिखना है, कब हीट को नेगेटिव लिखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क। तो उसमें लिखो
Anything which increases the internal energy of the system. Anything which increases the internal energy of the system is taken to be positive. अब इसका मतलब क्या है कि हीट given to the system, तो अगर Q अमाउंट ऑफ हीट आपने सिस्टम को दे दी है तो इस Q का जो साइन लिया जाएगा वो लिया जाएगा पॉजिटिव, तो इसको प्लस Q लिखेंगे। अगर हीट गिवन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट लूज करी है यानी सिस्टम से हीट बाहर आई है अगर, तो साइन होगा नेगेटिव और इसको हम लिखेंगे -Q। ऐसे ही वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर आपने सिस्टम पर वर्क किया है तो इसको लेंगे पॉजिटिव। और अगर सिस्टम ने वर्क किया है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है, तो इसको लेंगे हम नेगेटिव -W। तो एनीथिंग जो विच इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कोई भी चीज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, और कोई भी चीज जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम करेगी उसको नेगेटिव लिया जाएगा। तो वर्क सिस्टम पे करो या उसको हीट दे दो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है। इंटरनल एनर्जी भी अभी डिफाइन कर लेते हैं, एक बार अपन लॉज लिख लें, जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ, फिर अपन इंटरनल एनर्जी भी लिख लेंगे कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। बट साइन अब तुम डिसाइड तो कर पाओगे कि जब भी सिस्टम को हीट दी या सिस्टम पे वर्क किया तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, और अगर सिस्टम से हीट ली या सिस्टम ने वर्क किया तो उसका साइन नेगेटिव आएगा। अब ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव का भी अपन देखते हैं कि क्या करना है, कैसे यूज करना है। भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें यूज आएगा। लिखा सबने? नहीं लिखा? लिखो, जल्दी लिखो। फिर अपन इंटरनल एनर्जी डिफाइन करते हैं और फर्स्ट लॉ लिखते हैं, वो कब उससे फिर क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे। जल्दी से लिख लो। लिखा सबने? चलो, तो अब हम डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, इंटरनल एनर्जी इन ब्रैकेट कैपिटल ई या कैपिटल यू, इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको। इन ब्रैकेट कैपिटल ई या कैपिटल यू।
तो उसमें लिखो, इट इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज it is the sum of all forms of energies in bracket translational comma rotational comma gravitational comma electrical comma magnetic comma bond energy etc. तो किसी सिस्टम की जितनी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है उसके अंदर, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, बॉन्ड एनर्जीज, न्यूक्लियर एनर्जीज एंड वट एवर, जितनी भी तरीके की एनर्जी हो सकती है, उन सबका जो सम होता है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं. इज कॉल्ड एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फुल स्टॉप. अब क्योंकि ये सारी तरीके की एनर्जीज का सम है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, और एब्सोल्यूट वैल्यू में हमको इंटरेस्ट भी नहीं होगा कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बताओ, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ना इसका आपको ज्यादा काम होगा. चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगा, डेल्टा यू जो होगा या डेल्टा ई जो होगा, इससे अपने को काम आता है और ये ही अपन यूज भी करेंगे. तो उसके नेक्स्ट लाइन में, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट वैल्यू, इट इज impossible to find out the absolute value of internal energy, but the change in internal energy in bracket delta u या delta e can be calculated using laws of thermodynamics. Using laws of thermodynamics. तो फर्स्ट लॉ लिखते हैं, उसकी मदद से अपन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. डेल्टा यू या डेल्टा ई कैसे निकाला जाएगा, लिखा सबने? ठीक है. तो अपनी अगली हेडिंग है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसकी मदद से अपन लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू, डब्ल्यू को रिलेट करेंगे. विल रिलेट दीज थ्री थिंग्स. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स.
तो उसमें लिखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ energy conservation, comma, according to this law, according to this law, colon, total energy of an isolated system remains conserved. Total energy of an isolated system remains conserved, comma, but one form of energy can be converted into, but one form of energy can be converted into another form of energy. Full stop. नेक्स्ट लाइन से, तो अगर किसी सिस्टम की इनिशियल इंटरनल एनर्जी को हम मान ले, हमको वैल्यू कैलकुलेट करना तो नहीं आता, बट हम कह देते हैं कि जो भी वैल्यू होगी उसको हमने E1 कह दिया, तो उसको ऐसे लिख दो नेक्स्ट लाइन से कि इफ अ सिस्टम इज इनिशियली इन अ पर्टिकुलर स्टेट, if a system is initially in a particular state with its total internal energy as E1, with its total internal energy as E1, and Q amount of heat is given to the system, along with W amount of work, along with W amount of work being done on the system, being done on the system, and thus the total internal energy now becomes E2। तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 थी, उसको Q अमाउंट ऑफ हीट दे दी, W अमाउंट ऑफ वर्क कर दिया, और इस सब को करने के बाद अब सिस्टम की जो एनर्जी है वो E2 है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या कह सकते हैं? देन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह सकते हैं? E2 और E1 में क्या रिलेशन आएगा?
इक्वल होंगी E2 E1। कैसे? Q हीट दे दी, W वर्क कर दिया, फिर भी इंटरनल एनर्जी उतनी रहेगी। भाई एक बात बताओ मेरे को, रुक जाओ रुक जाओ। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 थी, उसको तुमने Q हीट दे दी। सही है हर्ष, ठीक है, सही बात है ना? और W वर्क भी कर दिया। तो E1 प्लस Q प्लस W ये किसके बराबर आएगा? ये E2 के बराबर आएगा ना? एनर्जी कंजर्व्ड है, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। भाई E1 एनर्जी थी, उसको Q भी दे दिया और W भी दे दिया। तो अब टोटल एनर्जी तो ये हो गई ना सिस्टम की, कहीं डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। तो टोटल एनर्जी E2 हो गई। तो E2 क्या हो गया? E1 प्लस Q प्लस W। ये लिख दिया अपन ने। अब अपने को E1 E2 कैलकुलेट करना नहीं आता, है ना? हमने कहा था कि सर हमको एब्सोल्यूट एनर्जीज कैलकुलेट नहीं हो पाएंगी, कोई बात नहीं। हमको नहीं पता कितनी होती तो हमने उनको वेरिएबल लिख दिया था। लेकिन हमने कहा था हम डेल्टा यू कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? अब देखो E1 को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये आपको मिल गया E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो ये क्या हो गया? डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q प्लस W। तो डेल्टा ई या डेल्टा यू लिखा जाता है उसको, या फिर डेल्टा यू लिख देते हैं उसको कुछ जगह। तो अगर हम Q और W मेजर कर लें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा अपने को। तो यही कहा था हमने कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकाल पाएंगे, इंटरनल एनर्जी नहीं नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू की हमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वी विल बी मोर कंसर्न अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जीज, है ना? चलो तो एक सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर। फिर Q और W कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, इसके कई सारे तरीके होते हैं। वर्क डन भी अलग अलग प्रोसेस में कैलकुलेट किया जाएगा, तो वो भी सीखेंगे। बट अभी फर्स्ट लॉ पर बेस तो सवाल कर ही लेते हैं। लिखो क्वेश्चन। करूं डिक्टेट? A system is supplied with a system is supplied with 1550 1550 joules of heat and simultaneously 773 joules of work is obtained from the system. Full stop. Then calculate the change in internal energy of the system. सही है प्रेशर बेटा, बिल्कुल सही है। कुछ तो गड़बड़ है।
सुजल ठीक है, चयन गड़बड़ है। देन कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑप्शंस दे दूं? 2323 जूल्स, बी 1550 जूल्स, सी 773 जूल्स, या फिर डी 777 जूल्स। तो सर देखो सर, ये Q जो है वो हो गया 1550, W हो गया 773, तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W था, तो 2323 हो गया है ना? नहीं, दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि तुम्हें फर्स्ट लॉ सिखाने से पहले मैंने साइन कन्वेंशन सिखाया था अभी। तो Q जब लिखोगे तो Q इज हीट गिवन टू द सिस्टम, है ना? तो 1550 पॉजिटिव आएगा। W जो हमने लिखा है, ये वर्क डन ऑन द सिस्टम था कि बाय द सिस्टम था, ये बताना। ये ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये बाय द सिस्टम है? ऑन द सिस्टम है ना? तो W होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? बाय द सिस्टम। तो बाय द सिस्टम तो उल्टा हो जाएगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये -773 आएगा ना भाई। साइन कन्वेंशन में भी सिखाया था कि वर्क डन अगर बाय द सिस्टम हुआ तो वो विद नेगेटिव साइन आएगा, सिखाया था। तो ये याद रखना, अगर बोला है वर्क डन बाय द सिस्टम 773 हुआ, तो ऑन द सिस्टम जो है वो -773 हो जाएगा। तो Q प्लस W में तो ऑन द सिस्टम लिखते हैं, तो देयर फोर डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, विच इज 1550 माइनस 773, विच इज इक्वल टू कितना आता है? 777 जूल्स। डी आ जाएगा आपका आंसर, है ना? सही बात है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। लिखो, इंटरनल एनर्जी of a system increases by 300 joules when the heat supplied to the system was 223 joules. Full stop.
then calculate number 1 work, second work done on the system, and third work done by the system। बताओ भाई। तो 3 पार्ट है, 3 पार्ट के आंसर बताने। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? तो डेल्टा यू क्या लिखोगे, प्लस या माइनस, पहले तो ये बताओ। +300 जूल है ना, +300 जूल्स। क्यू क्या लिखोगे, प्लस या माइनस? +223। Therefore, using first law, W is equals to delta U minus Q, which is 300 minus 223। तो W कितना आ गया, 77 जूल्स। तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब आपसे पूछा सेकंड, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो इसको कितना लिखते हैं? तो वर्क जो आपने निकाला है ये, तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम आया कि बाय द सिस्टम आया है? ऑन द सिस्टम। दिस इज +77 जूल्स। और थर्ड वर्क डन बाय द सिस्टम कितना आया है? -77 जूल्स। भाई अगर सिस्टम पर 77 जूल काम हो गया तो सिस्टम ने कितना काम किया, -77। साइन कन्वेंशन है ना, मतलब पर्सपेक्टिव है देखने का। इट्स अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग कि आप बाउंड्री किस तरफ से देख रहे हो, उस तरफ से देख रहे हो। ये बात समझ में आई? बिल्कुल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फर्क है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है अपने को कैलकुलेशन ऑफ हीट और कैलकुलेशन ऑफ वर्क पे थोड़ी बातें करनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ वर्क अपन स्टार्ट करेंगे। मैं इसको अभी राइट नाउ स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। आपको प्री रीडिंग के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी से वर्क कैलकुलेशन पढ़ना है, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसको थोड़ा रीड करके आना है भाई, है ना। और ये कंपलसरी है, इसको रीड करना ही है, ठीक है।